जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो इससे पहले ऑलरेडी 11 तक करवा दिए गए हैं। तो देखिए, यह ज्ञान बिंदु का जो सेकंड एडिशन बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आया है, तो उसी का यह बिहार पुलिस है सेट प्रैक्टिस नंबर 12 है। और इससे पहले 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाकर और उन सारे वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। तो आप लोग यहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस पर खान सर का भी प्रैक्टिस सेट का बुक जो चलाए जा रहे हैं, तो उस पर भी लगभग लगभग 23 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो आप चाहें तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, और वहाँ से आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे आने वाले प्रकाशन का मैं और भी अलग अलग प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोग इससे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम तक आपको अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलते रहें, वो भी अलग अलग विषय, और फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है आपके 16/6/2019 का वनरक्षी नियुक्त परीक्षा के लिए यह आपका क्वेश्चन है। तो आइए एक बार हम लोग इसे एक बार पढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अगर भाग की बात किया जाए तो इसमें आपके टोटल आपके भाग हो जाएंगे 22 भाग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। इसमें से कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। देखिए, भाग 8 में आपको जो भाषा का प्रावधान है, तो भाषा का प्रावधान दिया हो, वैसे आप इसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बिल्कुल इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो यह आपको 326 में आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। वोट देने का अधिकार 326, लेकिन अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीन निर्देश और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग निहित है, तो इसका प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो पूर्वोत्तर भाग है, तो यह किसका भाग हो जाएंगे। तो पूर्व पश्चिम भाग जो भाग गलियारा है, यह सिलचर का भाग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो यह बंदरगाह आपके श्रीलंका में स्थित हो जाएंगे। अभी इसके पर चाइना अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण यानी इसे लीज पे ले लिया है। हम्बनटोटा यह श्रीलंका में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई बंदरगाह है। और भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन हो जाएंगे। चेन्नई। कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। तुत्तीकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और बंदरगाह ये मत्स्य निर्यात हेतु विशेष रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यह नगर आपके ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल यानी जो यह व्हीकल होते हैं उसके लिए, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल के लिए समझ जाएं। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इन सब के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट नामक जो नगर है ऑटो उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध, यह एक अमेरिका में स्थित नगर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, तो यह 15 से लेकर 59 वर्ष के कार्यशील संख्या के लिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, जो कि UNFPA जनसांख्यिकीय लाभांश 1 परिभाषित दी है। यानी इसी ने बताया है कि क्या क्या इसमें होंगे और कौन से वर्ग के इसमें बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे। नेक्स्ट है कि डाक संशोधन विधेयक यानी पॉकेट विट्टो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो यह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। मात्र एक ही बार अभी इसका प्रयोग हुआ है, तो इनके द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। जो वह देखिए, यह डाक संशोधन विधेयक जब आया था, पॉकेट विट्टो का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। और जब विट्टो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में सांसद के द्वारा पारित कर डाक संशोधन विधेयक, जिसपे तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने निर्णय नहीं दिया। तो ये था इनके, और इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो यह आपके चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, और इसे गुप्त वंश यानी 319 से 320 ईस्वी में चलाया था। नेक्स्ट दिया हुआ, देखिए, अगर बात किया जाए गुप्त वंश की संस्थापक, तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था, यानी संस्थापक था। और उत्तराधिकारी इसका कौन था, घटोत्कच, यानी श्री गुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच था। यहाँ पे दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था, तो ये तो था गुप्त वंश के। और इसका महान शासक चंद्रगुप्त थे, और इनके गुरु कौन थे, कौटिल्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान क्या है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों का शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी ATMM। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक आपके लिखे गए थे दीनबंधु मित्र के द्वारा। यह किसान जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के संबंधित था, तो यह किसानों के बारे में इसमें उसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है समाज की कुरीतियों और किसान पे होने वाले अत्याचारों के, तो उसी के बारे में इसमें डिस्कस है। तो ऑप्शन बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलो कॉन्टी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। निकोलो कांटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल यानी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो यह आपके वजीद अली शाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक खुशखबरी बता रहा हूँ कि अभी जो खान सर पे बिहार पुलिस का जो 15 प्रैक्टिस सेट आया है, जो 27 तारीख से चालू होने वाला है, यानी कल से चालू होने वाला है, तो उन सारे भी जो पेड ग्रुप में है, तो उन सब का मैं प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा और आपको फ्री में उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको बस करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इससे आप जोड़िए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और भी जितने भी मार्केट में मैं आपको एग्जाम से पहले तक 50+ आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ, वो भी लेटेस्ट, जैसे ड्यूटेरिया करवाऊंगा, ज्ञान बिंदु करवाऊंगा और भी बहुत कुछ करवाने वाला हूँ। और हिंदी स्पेशल आपके लिए एमसीक्यू चलाऊंगा और करंट अफेयर चलाऊंगा, तो इन सारे सब चीज़ भरपूर आपको करवाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट प्रश्न है कि हैसिस नामक उपग्रह प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? देखिए, अगर हैसिस यानी HYSIS नामक उपग्रह तो PSLV C-43 यान से 29 नवंबर 2018 को किया गया था। तो यह आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का महिला एकल का विजेता कौन है? तो यह आपके नाओमी ओसाका, जो कि इनका संबंध जापान से हो जाएगा, 2019 से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? तो यह बिहार के 30वें राज्यपाल थे। लालजी टंडन बिहार के 30वें राज्यपाल। इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2018 से लेकर 28 जुलाई 2019 तक था। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, जो शपथ ग्रहण 17/2/2023 तक इनका रहेगा। हालांकि अब आरिफ मोहम्मद खान है 2 जनवरी 2025 से। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह आपके शेखपुरा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। आइए बिहार से रिलेटेड कुछ जिलों के बारे में बात करते हैं। देखिए, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, जो कि 6,36,342 है और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या यहाँ पे 10 करोड़ बताया गया है। इनमें से पुरुष की जनसंख्या 5 करोड़ अप्रोक्स है, जो 52%, जबकि महिला की जनसंख्या लगभग 47% यानी 49 करोड़ के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना बताया गया है 58 लाख और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपके गोपालगंज हो जाएंगे, जो कि 221, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 और बिहार की साक्षरता 61.80% है। और ओवरऑल बात किया जाए तो 71.2% और महिला की साक्षरता इसमें 51% है। यानी एक नज़र में आप लोग पूरे जनसंख्या सेंसेक्स को ध्यान में कर लिए हैं। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? देखिए, इसका प्रारंभ होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सी राइट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 का यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 4 जनवरी 1922 को घटी चौरी चौरा हत्याकांड जब घटना घटा था, तो उसमें 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि घातक क्या है? देखिए, घातक यह एक प्रकार के लड़ाकू विमान है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। लड़ाकू विमान एक ऐसा विमान होता है जो किसी अन्य सेना विमानों के साथ हवा से हवा में लड़ाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसकी भारतीय वायुसेना के करीब 600 लड़ाकू विमान, इसमें से सुखोई 29 में मिराज 2000 ये सारे इसमें शामिल हैं। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? तो रियो डे जेनेरिया, जो कि ब्राजील का एक शहर है, उसे घोषित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने तुरंत ही पढ़ा था, गोपालगंज हो जाएंगे। 221 लिंगानुपात का मतलब यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं वहां पे हैं, तो यानी 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं वहां पे उपस्थित यानी हैं, तो उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार के शिशु मृत्यु दर 44 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है। 2014 में 44 था। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार का शिशु मृत्यु दर 27 हो गया और शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है।
बिहार का शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो 935 और राष्ट्रीय शिक्षा जो शिशु लिंगानुपात 916, तो 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज यानी 971, और जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904 है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के 0.35% भूभाग पे अति सघन वन हैं, जबकि राज्य के वन क्षेत्र में अति सघन वन लगभग 33 वर्ग किलोमीटर के माध्यम से 3286 वर्ग किलोमीटर खुले वन और 3762 वर्ग किलोमीटर में है। तो वन स्थिति 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो कि 7 पॉइंट यानी कुल जनसंख्या कुल आपका जो इतना लैंड है उसका 7.84% इसका यहाँ पे क्या है तो वन में वन है। रंगराजन कमेटी का गठन कब हुआ था? देखिए रंगराजन कमेटी का गठन की बात किया जाए तो 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएंगे। रंगराजन कमेटी को क्यों गठन किया गया था? तो ये रंगराजन जो आयोग था उसका सिफारिश पर एक अधिसूचना के माध्यम से सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित किया गया था गरीबी आकलन करने के लिए। सी रंगराजन अध्यक्षता में 2012 के समिति गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। बिहार वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना का प्रारंभ किया गया था, यानी कोई भी व्यक्ति जो अदर कास्ट में शादी करेगा उसको 1 लाख रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो इसमें राज्यपाल नहीं होता है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय होते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 263 में प्रावधान है अंतर्राज्यीय परिषद का। नेक्स्ट है कि बिहार की धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो यह कौन से बोर्ड हो जाएंगे? तो यह बोर्ड आपके हो जाएंगे योजना और विकास विभाग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे 1919 1920 दरभंगा के लिए। और 1930 के दशक में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे और बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? यानी क्लोरोफिल से किससे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण से ही ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। भू उपग्रह यानी भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है और इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटेस्थेनिस ने किया था, एस्थेनिज ने। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,64,365 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास 3480 यानी लगभग पृथ्वी से 1/3 है इसका व्यास। नेक्स्ट है कि एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो यह आपके असम राज्य में पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले और हुंगुल जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य के राष्ट्रीय पशु और उसका वैज्ञानिक नाम सर्व एल्फासस हुंगुल है। तो यह पाया जाता है आपके कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह वृक्ष आपके बरगद का हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंदलेसिस है और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल जिसका नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन और भारत का राष्ट्रीय फल आम जिसे मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है और भारत का राजकीय जो प्रतीक है सारनाथ स्थित जो अशोक का स्तंभ है तो उसे ही रखा गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है और इसे सर्वप्रथम बार जो अमेरिका का सीनेटर रेजोल्ट नेशन है जो 1970 में एक पर्यावरण निरीक्षण के रूप में किया था और उसी समय से अब तक यह मनाया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो यह आपके CO2 से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्पादन क्या है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह आपके जीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। गुणसूत्र का नामकरण W वोल्टेयर ने 1888 में किया था। नेक्स्ट है कि डीऑक्सीजनित क्या है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो यह आपके डाया अलिंद में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा? तो दूध है जो कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। यह वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम आने वाला विकट खाद्य कहते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का मान है, तो एसी का मान 50 हर्ट्ज है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी यानी अल्टरनेटिव करंट 50 हर्ट्ज निर्धारित किए गए हैं। पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 एचजेड यानी हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान है और इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि टीका रोग किससे संबंधित है, तो यह आपके संबंधित हो जाएंगे मूंगफली से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ रोगों के बारे में दिया हुआ, जैसे कि मूंगफली में टीका रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। और हरित बाली रोग बाजारे में पाया जाता है, यानी बजरा जो होते हैं उसमें पाया जाता है। सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक जनित रोग जो सफ़ेद कीटू है। और गन्ना फुदकी या पाइलिया एक छोटी सी कीट होता है जो गन्ने की पत्तियों को तने और रस चूसता है, तो ये कुछ संबंधित है आपके रोग। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? देखिए ट्राइबेसिक एसिड आपके फास्फोरिक अम्ल ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 यह 3 हाइड्रोजन आयनों का छोड़ सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का एक अन्य नाम म्यूटेरिक अम्ल या खनिज अम्ल कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पे जंग धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? यह विटामिन सी का नाम हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, अधातु तत्व कौन सा है? तो जोड़ते हैं 8 और 2 कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 10 और 7 17, तो ये हो जाएंगे आपके क्लोरीन। इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक? तो क्लोरीन 17 होता है, तो इसी का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। जाइलम का क्या कार्य है? देखिए जाइलम यह एक जटिल उत्तक है, तो इसका काम है जल का संवहन करवाना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। जाइलम एक मुख्य पादप जड़ पत्तियों तक जल को संवहन करवाता है और यह एक जटिल उत्तक है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इनमें से कौन है? जो पानी का उबलना रासायनिक नहीं या भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में पुनः अपने रूप में आ जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब एक बार हो जाता है तो वह पुनः अपने प्रारंभिक रूप में नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि H2SO4 क्या है कि H2SO4 का एटोमोसिटी कितना होगा? तो इसका 7 हो जाएंगे। देखिए जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है और उसे ही स्वीकार यानी एक्सेप्टर कहते हैं, जैसे H2SO4 के निर्माण में एटोमोसिटी किसी अणु परमाणु की कुल संख्या एटोमोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है कि साबुन का जो सह उत्पाद है तो क्या हो जाएंगे? तो ग्लिसरॉल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है किनमें से सही कथन चुने? तो आइए चुनते हैं। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। यह सही राइट है, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार अलग अलग जगहों पे जैसे इक्वेटर पे हो जाएंगे, पोल पे, चंद्रमा पे, तो ये सभी जगह पे भार ही बदलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आयतन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जब गिलास में आप बर्फ डालेंगे तो पहले ही अपना आयतन को एब्जॉर्ब यानी अपना जितना उसको आयतन चाहिए उतना ग्रहण कर लेता है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो हैमट हड्डी जो कि मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता, इसमें मेलियस इनकस और स्टेपस हड्डी पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है और हैमट हड्डी 8 कार्पल हड्डी में से एक है जो कि कलाई जोड़े में हिस्सा बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होता है? तो अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत होता है। देखिए इसमें 18 कैरेट सोने में आपके 75% हो जाएंगे, 6 कैरेट में आपके 25%, 12 कैरेट में 50%, 18 कैरेट में 75%, 12 कैरेट में कितना हो जाएंगे 75%, और 24 कैरेट में आपके
100% हो जाते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे। लोहा और गैल्वेनी क्या दिया हुआ है कि लोहा लोहा और गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जिंक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे। सबसे पहले जीव को क्या है कि सबसे पहले जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो उसे कुतिया को भेजा गया था, तो इसका नाम था लाइका था, और 1997 में इसे भेजा गया था। सॉरी, 97 में तो भारत की जो कल्पना चावला थी हरियाणा की, तो इन्हें प्रथम बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। ध्वनि तरंग नहीं चल सकते हैं, तो ध्वनि तरंग किसमें नहीं चल सकता है? तो यह निर्वात में नहीं चल सकता है, क्योंकि ध्वनि चलने के लिए यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव और गैस, तो यह इस तरह के हमेशा इसे माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि इसका कण संचरण होता है। किताब में हमेशा रहता है, तो किताब में हमेशा क्या रहता है? तो पृष्ठ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर सहित क्रम प्रकार बताएं। तो सबसे प्रथम में आ जाएंगे ए यानी 3। तो 3 में क्या है? तो भ्रूण, उसके बाद में 2 बनेंगे। सबसे पहले 3 आएंगे। सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद में नवजात बनता है, फिर बच्चा बनता है, फिर वयस्क और फिर युवा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। ये आपके रीजनिंग के प्रश्न थे। देखिए यहाँ पे भी रीजनिंग का एक प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी 3 है, फिर E5, G7, I9, उसके बाद 11 में क्या आ जाएंगे? तो के। तो इसी करके आप बना सकते हैं मैथ रीजनिंग को, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग आप जितना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे KI211P, और इस तरह से ये भी है। इसे आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, नहीं आएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? सोल्यूशन। आप सोल्यूशन से इसे देख लीजिएगा, आप आंसर जरूर मिला लीजिएगा। जैसे कि बिल्कुल आसान रीजनिंग के प्रश्न है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जिस तरह से 4 + 9 13 होता है, इसको जोड़ने पर इस तरह से 35 हम कितना जोड़ेंगे? तो 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे डी हो जाएंगे। तो इसी तरह का एक छोटा छोटा यहाँ पे मैथ रीजनिंग आपको दिए हुए हैं। तो आई होप कि आप इसे बना लेंगे। बाकी मैं जीएस वाले सेक्शन को इस पे यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया प्रश्न, इसको पॉज कीजिए, एक बार बनाइए, फिर इसको पॉज कीजिए, 67 बनाइए। फिर 2 संख्याओं, देखिए जैसे मान लीजिए संख्या दे कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर यानी x - y = 26, और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुना, यानी बड़ी संख्या मान लो जो कि x है, और छोटी संख्या से 3 गुना यानी 3x = y। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, यानी x - 26। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू, सबसे पहले क्या करना है? x = 3x = -26। तो एक बार इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 39 आ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था? तो यह हो जाएंगे 1999। हालांकि ये भी एक तरह का मैथ का प्रश्न था, यहाँ से हम लोग का हिंदी और बचे हुए सेक्शन इंग्लिश का प्रश्न है। यानी महोत्सव का अर्थ क्या होता है? देखिए महोत्सव यानी महान हो जो उत्सव, तो महोत्सव का अर्थ होता है महान हो जो उत्सव, उसे महोत्सव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। देखिए कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि जो बूढ़ा न हो अजर, आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, फेंककर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, और वर्षा का अभाव अनावृष्टि। तो ये थे कुछ हिंदी का प्रश्न। आप कौन सा सर्वनाम है? जैसे आप, तो यह एक तरह का निजवाचक है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात करें। आप निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, आप ही। अन्य उदाहरण जैसे मेरी माता भोजन अपने आप बनती है, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। यहाँ पे अपने की बोध हो रहा है। देखिए कट से निकलने वाली ध्वनि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ अंग होते हैं जो कंठ से निकलते हैं। च, छ, ज, झ तालु, ट, ठ, ड, ध मूर्धि, और त, थ, द, ध दंत, और प, फ, ब, भ ओष्ठ। तो ये आप इसे ध्यान रखेंगे। एक प्रत्यय होता है और एक होता है उपसर्ग। तो प्रत्यय यानी यह पीछे वाले होते हैं, तो तोपचित यानी ची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 182 किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएंगे सव्यसाची, तो यह हो जाएंगे अर्जुन का। तो सव्यसाची पर्यायवाची अर्जुन का हो जाएंगे दाहिने और बाएं दोनों हाथ में
सब काम समान रूप से कर सकता है उसे ही सव्यसाची कहा जाता है। आह्वान का विपर्यार्थक पूछ रहा है, तो आह्वान का विपर्यार्थक शब्द क्या हो जाएंगे, तो विसर्जन हो जाएंगे। आह्वान शब्द अर्थ है पुकार बुलाना होता है, इसलिए आह्वान का विपर्यार्थक विसर्जन होगा। अनुरक्त का विरक्त, अनाश्रित का आश्रित और तिरोभाव का अविभाव। नेक्स्ट है कि सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महर्षि का संधि विग्रह क्या हो जाएंगे, तो महाजोर ऋषि, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्विज क्या है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का नहीं हो जाएंगे, बाकी पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा। द्विज का पर्यायवाची निम्नलिखित है, यानी पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, आग्रजन्म, भूदेव, विप्र, महिषुर, द्विजाति, महादेवी, तो ये सब इसका पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अत्याति का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है जो अत्याचार करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। जो दूसरे को दोष खोजे तो उसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है छिंद्रावेशी। नेक्स्ट है कि गुण दोष विवेचना करने वाला, इसे समीक्षक, और निंदा करने वालों को निंदक, और जो व्यर्थ का व्यय करता है उसे अव्यापी, तो ये कुछ इसका शब्द है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है, देखिए प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, वलिष्ठ, तो यह सब सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है, तो यह एक तरह का सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, देखिए विष्णु के अनेकों नाम है, नहीं विष्णु के अनेकों नाम है, यहाँ विष्णु के अनेकों नाम है, तो यहाँ दिए गए वाक्य वचन त्रुटि है, यानी अनेकों शब्द का प्रयोग अनुचित है, तो विष्णु का अनेक नाम हो जाएंगे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, तो दिनहीन, यानी जिसके बीच में यह हाइफन आएंगे वह द्वंद्व समास हो जाएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का योग नवीन शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं, जैसे शिव भक्त यानी शिव भक्त। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी मुसीबत आना, नहीं होता है कि आसमान टूट गया यानी मुसीबत आ गया, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यह शब्द हो जाएंगे रचयिता, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। समास का विलोम क्या हो जाएंगे, तो व्यय हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। और परिमार का उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग यानी जो संख्या के पहले आते हैं, तो परि, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएंगे, तो बादल का तत्सम वरिद हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। तत्सम वरिद कहलाता है और अन्य विकल्प असंगत है। तो ये तो था आज का आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का था। इसमें हम लोगों ने लगभग सारे प्रश्न, लगभग 80 से 85 प्रश्न को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं। कुछ मैथ का प्रश्न को हम लोग स्किप किए हैं, क्योंकि मैथ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।